Very good morning to offline as well as online students. Last lecture Ind AS 23 स्टार्ट किया. Ind AS 23 के पर्सपेक्टिव से हमने बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा. अगर Ind AS 23 बोलता है कि मेरे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम कैपिटलाइज करेंगे, नहीं तो डिफॉल्ट ट्रीटमेंट हम उसको पीएनएल में चार्ज करेंगे. बोरोइंग कॉस्ट के अंदर सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट आएगा, एक्चुअल या नोशनल कॉस्ट ऑन इक्विटी नहीं आएगा, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच इज ट्रीटेड एज इक्विटी. If preference share capital is treated as liability, then उसका cost is part of borrowing cost. वो क्वालिफाइंग एसेट जो फेयर वैल्यू पे मेजर होता है एज पर Ind AS 41, उसको हम Ind AS 23 अप्लाई नहीं करेंगे. सिमिलरली एग्जेम्पशन दिया गया है इन केस ऑफ दोज कंपनीज who manufacture inventories in large quantity on repetitive basis which take substantial period of time. उनको exemption दिया गया कि भाई तुम ये सब करना नहीं चाहो तो तुम मत करो, तुम्हारे लिए चलेगा. Then we understood the basic principle. अगर borrowing cost किसी भी क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से लिया गया है तो वो बोरोइंग कॉस्ट कंसीडर होता है अंडर Ind AS 23. क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट है जो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल. सब्सटैंशियल को हमने अच्छे से तुम्हारे पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर दिया है. 12 महीना या ज्यादा क्वालिफाइंग, 3 महीना से कम नॉट क्वालिफाइंग, 3 से 9 महीने के 3 से 12 महीने के बीच में क्वालिफाइंग सब्जेक्ट टू ऑल्टरनेटिव वाला नोट. याद है ये डिस्कस किया था हमने. यस. बोरोइंग कॉस्ट का डेफिनेशन जो AS 16 में है वही है, खाली AS 16 में 5 एलिमेंट है, Ind AS 23 में 3 एलिमेंट है. क्यों ऐसा? क्योंकि AS 16 का पहला 3 एलिमेंट इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, amortization of premium or discount in relation to borrowing, amortization of ancillary costs in connection to borrowing, ये तीनों क्लब होके मेरे Ind AS 23 के पहले कंडीशन में आ जाता है इंटरेस्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड. बराबर. 2 टाइप के बोरोइंग हो सकते हैं. किसी भी बोरोइंग को 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो, या स्पेसिफिक बोरोइंग या जनरल बोरोइंग. जहां 1-to-1 रिलेशनशिप है उसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल बोरोइंग्स आर जनरल बोरोइंग. स्पेसिफिक बोरोइंग में किस पोर्शन को हम कैपिटलाइज करते हैं क्वालिफाइंग एसेट में? किस पोर्शन को? स्पेसिफिक बोरोइंग में किस पोर्शन को कैपिटलाइज करते हैं? किस पोर्शन को कैपिटलाइज करते हैं? किस पोर्शन को कैपिटलाइज करते हैं? नेट बोरोइंग कॉस्ट. You should be very clear. Net borrowing cost. That is borrowing cost on specific borrowing less income from temporary investments, if any. And general borrowing में तो तकलीफ ये होता है, we can have a series of borrowing जिसका connection नहीं होगा with my qualifying asset. तो जनरल बोरोइंग के अंदर रूल बहुत सिंपल है, यू गो फॉर कैपिटलाइजेशन रेट. जनरल बोरोइंग के अंदर नेट बोरोइंग कॉस्ट का कोई भी प्रोविजन नहीं है. कैपिटलाइजेशन रेट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. जनरल बोरोइंग रहेगा तो एक ही पॉइंट में ध्यान रखने का. किस पॉइंट पे ध्यान रखने का? कि द टोटल बोरोइंग कॉस्ट विच यू कैपिटलाइज अंडर जनरल बोरोइंग कैन नॉट बी मोर देन द बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड. इतना देखा था हमने. यस. एंड इफ यू रिमेंबर, ये एग्जाम्पल दिया था आपको. बोरोइंग कॉस्ट आपको कैपिटलाइजेशन रेट वर्कआउट करके क्या बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है, क्या बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करना है, ये ढूंढना था. मैं बोला ये तुम एक रफली करके आओ. किया है ऑल ऑफ यू? चलो
देखते हैं, पे अटेंशन। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास है ही, यस, तो मेरी मदद कर सकते हो क्वेश्चन के लिए। कितने बोरोइंग्स है? 2। किधर भी बोला है जनरल है कि स्पेसिफिक है, तो क्या लेने का? जनरल। ओके, पहला जो बोरोइंग है उसका अमाउंट कितना है? 400 लैक्स। और उसका रेट कितना है? 400 इंटू 10%। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। अब चेक करो, डेट दिया है, किस दिन बोरिंग लिया है? दिया है? नहीं, कुछ नहीं बोला रहेगा तो वी विल कंसिडर दैट इट इज देयर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर। सो मतलब योर इंटरेस्ट विल बी 12/12। बराबर। सर अगर फुल ईयर रहेगा तो इंटू 12/12 करने की भी जरूरत हम करेंगे, हम करेंगे। दूसरा कौन सा लोन है? उस पे कितना रेट है? उसका डेट दिया है? नहीं, मतलब बिगनिंग से। सर क्यों टाइम पास कर रहे हो? इंटू 12/12 हम करेंगे। हम हमेशा ऊपर, फुल ईयर भी रहेगा तो पीरियड इसी तरह से बताएंगे। इससे एडवांटेज ये होगा कि कोई 3 मंथ्स के लिए, कोई 6 मंथ्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली इंटू 6/12 इंटू 3/12 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिनोमिनेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉजिकली इट शुड बी 400 + 600। तुमने ऊपर 400 का इंटरेस्ट कॉस्ट लिया और 600 का इंटरेस्ट कॉस्ट लिया, तो ऊपर तुम्हारे पास 1000 का इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो डिनोमिनेटर में 1000 ही आना चाहिए। मैं भी 1000 ही लिख रहा हूं, लेकिन थोड़े अलग स्टाइल में। हमेशा एज ए स्टूडेंट तुमको ये याद रखना है कि ऊपर इंटरेस्ट जिस पीरियड के लिए तुमने कंसीडर किया है, नीचे लोन को उसी पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करने का। उसी पीरियड के साथ। लोन 3 महीने के लिए है तो ऊपर इंटरेस्ट 3 महीने का है, तो डिवाइड बाय 1000 नहीं कर देने का। देन 1000 को भी 3 महीने के लिए पीरियड वाइज एडजस्ट करने का। अब बताओ न्यूमरेटर में कितना आता है? 112 आता है। डिनोमिनेटर में 1000 आता होगा, इंटू 100, 11.2%। ये आपका कैपिटलाइजेशन रेट है, ये आपका कैपिटलाइजेशन, ये आपका कैपिटलाइजेशन। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन रेट इज ऑलवेज, क्या लिखा है मैंने? एन्युलाइज्ड। ये रेट हमेशा पर एनम ही रहता है, कम वॉट में। इट इज ऑलवेज एन्युलाइज रेट। दिमाग में बैठ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस। अच्छा, एक बार ये रेट मिल गया, फिर हम देखेंगे कि भी क्वालिफाइंग एसेट में क्या क्या। बोलो क्या क्या क्वालिफाइंग एसेट में? प्लांट है। अच्छा, प्लांट 1 है, फिर फैक्ट्री है, और फिर प्लांट 2 है। प्लांट 1 पे कितना एक्सपेंडिचर किया, खर्चा कितना किया? फैक्ट्री पे, प्लांट 2 पे। बराबर है। अब कुछ नहीं करना है, मेरे पास डिफरेंट रेट था और डिफरेंट रेट को मैंने सिंगल रेट पे कन्वर्ट कर दिया, 11.2। अब ये 11.2 लेने का और जिस क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा हुआ है उस पे 11.2 अप्लाई करने का। तो 200 इंटू 11.2 इंटू 300 इंटू 11.2 इंटू 200 इंटू 11.2 इंटू। सर ये वापिस एक इंटू क्यों किया है? यू शुड नो खर्चा कब हुआ है। बोला किस डेट पे खर्चा किया है? नहीं, किस डेट पे खर्चा किया वो बोला नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? फुल ईयर। तो इंटू, चलो कोई बता सकता है? 22.4, 33.6, 78 पॉइंट। जबकि तुम्हारा टोटल कॉस्ट 112 है,
112 तुम्हारा टोटल कॉस्ट है, उसमें से 78.4 तुम कैपिटलाइज कर रहे हो, मतलब जो बैलेंस बच गया 30, ये जाएगा पीएनएल डिफॉल्ट। तो मैक्सिमम 78.4 कैपिटलाइज कर सकते हो। ये कंपेयर करने में तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुआ और जो बोरोइंग कॉस्ट इंकर हुआ है, इसमें कैपिटलाइज इज नॉट मोर देन व्हाट इज इंकर। हेलो, ये समझ में आता है? ऐसे कुछ वर्कआउट किया था? यस। आएंगे ना अपने पास, उसका एग्जाम सब सब स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ऐसा ही कुछ। तुमने फेयर में ही किया हुआ तो ये कॉपी करने की जरूरत नहीं, तुमने रफ में किया तो ये कॉपी करो। करो नेक्स्ट पेज।
डन ऑल ऑफ यू? यस, इधर कोई डाउट? पक्का? अब समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज पे अटेंशन, वेरी इंटरेस्टिंग. मैं जो अभी बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसको इंड एस 23 बैलेंस शीट करके नाम दे रहा हूं. ऐसा कोई बैलेंस शीट किधर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी. लेकिन तुम्हारे समझने के लिए इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है. ध्यान से देखो. फाइव हंड्रेड, 300, 200, 1000. So your asset side is 2000. Rather than classifying asset into non-current and current, and then further into financial and non-financial, मैंने asset को Ind AS 23 के basis पे bifurcate किया है. Qualifying, non-qualifying. इजी हो जाता है. Yes. अच्छा, liability side पे equity 400 का equity है, 400 का specific loan है. Yes, 800 हो गया. 200 का वर्किंग कैपिटल लोन है, 600 का टर्म लोन, 400 का डिबेंचर. बराबर. अब 3 क्वालिफाइंग एसेट है. मेरा सबसे पहला काम होगा कि भाई कौन सा लोन किस चीज के लिए लिया गया उसको मैं आइडेंटिफाई करूं. कैन आई सेफली से दैट क्वालिफाइंग वन के सामने स्पेसिफिक लोन है? स्पेसिफिक 400. उस 400 का बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग वन के अंदर ही कैपिटलाइज होगा. आया ना? अब सवाल उठता है, ये 400, 600 और 200 जो ये वर्किंग कैपिटल वाला है एंड डिबेंचर्स और टर्म लोन है, ये तीन को मैं कैसे अपोर्शन करूं, कैसे कनेक्ट करूं टू क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग एसेट? क्वेश्चन समझ आया ना क्या पूछ रहा हूं? क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा क्वालिफाइंग के लिए कितना लोन है, क्वालिफाइंग के लिए कितना लोन है जनरल वाला, सी अभी तो जनरल की बात कर रहे हैं हम, स्पेसिफिक तो हो गया. हाँ, जनरल वाला क्वालिफाइंग के लिए कितना पता नहीं चलेगा, फिर उसका कैपिटलाइजेशन रेट क्या, कैसे क्या, बोलो. ऐसा तो बोल, तेरे को जो फीलिंग आता हो फीलिंग ले. वन, ओनली वन, टू, टू ऑफ देम. ओ माय गॉड, तुम लोगों का सुनो उसके पहले. लेकिन इसका सुनेंगे कैसे?
आया नहीं। तीन, चलो पहले इधर सुन लेता हूँ। हाँ आर्नव, तब तक तू मैसेज दे। हाँ कौन बोलेगा पहले? पहले अपन चांस देंगे लास्ट बेंच को। हाँ तू ही पहले हैंड रेस किया था। बेटा उसको बुलाओ ना, उसको बोलो इधर का वो हेडफोन लाने को, कनेक्ट करने को। हाँ वो 400 कनेक्ट कर दिया, हो जाएगा अभी। बेटा नॉन क्वालिफाइंग के रिलेटेड अगर पीएनएल में जाएगा तो वही है जो अपोर्शन नहीं हुआ है ना। हाँ हाँ, पूरा तेरे पास बैलेंस शीट एसेट से टैली कैसे होता है फिर? ऐसा कुछ करेगा, ऐसा कुछ करेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बाजू वाला क्या बोलता है? यू नीड मोर टाइम टू थिंक। तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया मैडम को। सो इधर 100 बचता है, इधर तो पूरा 300 ही बचता है, इधर पूरा 200 बचता है। चला गया, हो गया, खत्म खत्म। वर्किंग कैपिटल, हाँ क्या करूं? हाँ मतलब, अच्छा तुम्हारे हिसाब से इक्विटी 400 ऐसे ही पड़ा है? बराबर है, तो तुम्हारे हिसाब से इक्विटी 400 ऐसे ही पड़ा है? ऐसे ही पूछा मैंने, मतलब क्या बहुत बार अपन बैलेंस शीट देखते नहीं ध्यान से, अपन वही वैसे ही है। एंजॉय। बोल। अरे हो गया, कितनी बार सब सब शुरू उधर से ही करते हैं यार। एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं यार कब से? स्पेसिफिक का क्वालिफाइंग, अरे लिख दिया मैंने अभी, उसके बाद कहीं को बोल रहा है? डिबेंचर्स और टर्म लोन का? अच्छा वर्किंग कैपिटल को नहीं लेगा? नहीं, अच्छा डिबेंचर और टर्म लोन का, फिर बचे हुए मतलब किस में? 1000, ये प्रपोर्शन में बाइफरकेट करेगा। अच्छा, ऐसा कैपिटलाइजेशन रेट लगाएगा इस पे? बेटा ये 1000 का लोन है और तेरे पास इधर 1000, 1500, 1600 है। बस क्या? शैलाई, शैलाई। उसने मैसेज अभी तक भेजा है कि नहीं मालूम नहीं। ओके, खुशी इज सेइंग समथिंग। ओ माय गॉड, इसने तो लिखा ही कितना कुछ है।
हो, मैं बोलूं? यस। फर्स्ट थिंग, all general borrowings, all general will be always considered, will be always considered to be applied for qualifying asset only. For qualifying asset only. Qualifying asset only. हर जनरल बोरोइंग ये किधर यूज हुआ है? पहले तो क्वालिफाइंग एसेट में ही यूज हुआ है, और किधर उसका यूसेज नहीं। दूसरा, ऑल बोरोइंग्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड आर जनरल बोरोइंग। सर ये तो हमको पता है, हाँ ये तुमको पता है। आर जनरल बोरोइंग irrespective of name, irrespective of। तुम वर्किंग कैपिटल लोन को देखते ही तुमने बोल दिया ये तो वर्किंग कैपिटल है, जाने दे। irrespective of name, it could be term loan, it could be loan from financial institution or bank, it could be debentures, it could be bank overdraft, it could be bank CC, it could be working capital loan, irrespective of name, they are all treated as जनरल बोरोइंग। लोन के नाम को देखते हुए, लोन के नाम को देखते हुए, अच्छा वर्किंग कैपिटल क्या, तो ये यूज, पैसा पैसा होता है, किसी भी नाम से आए पैसा पैसा होता है। यस, तो पॉइंट नंबर 1 क्या? विल ऑलवेज बी कंसिडर टू बी अप्लाइड फॉर irrespective of date of borrowing, irrespective of, irrespective of, irrespective of। सर ये क्या था, हमको समझा नहीं। समझा तो से ये तीनों क्वालिफाइंग एसेट पे, ये तीनों क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा हुआ है 1 अप्रैल 2023 को, बराबर। 1 अप्रैल 2023 को खर्चा हो गया है। तुम्हारा जो टर्म लोन है वो 1 अप्रैल 23 को ही लिया हुआ है। तुम्हारा डिबेंचर्स जो है वो 1 अप्रैल 22 को इशू किया हुआ है। तुम्हारा जो वर्किंग कैपिटल है वो 1 जुलाई 22 को लिया हुआ है, सॉरी 23 को लिया हुआ है। अब एज अ स्टूडेंट जब हम ऐसा देखते हैं तो हम तो मैचिंग कर डालते हैं। मैचिंग किस चीज का मैचिंग? खर्चा कब हुआ? 1 अप्रैल। टर्म लोन कब लिया? 1 अप्रैल। कितने का लिया? 600 का। इधर भी कितना बचता है? 300 200 आ आ आ आ आ आ आ आ अमाउंट के साथ, डेट के साथ मैचिंग मैचिंग मैचिंग। ऐसा मैचिंग नहीं करना है।
नहीं करना है। सर व्हाट द, सर डिबेंचर तो 1 अप्रैल 22 को इशू किया है सर। सर वो पैसा तो आज से 1 साल पहले लिया हुआ है सर। तो सर कोई भी कंपनी डॉट तो नहीं है, 1 साल पहले लिया रहेगा तो सर वो पैसा तो किधर भी यूज हो गया रहेगा। तो सर किधर भी यूज हो गया रहेगा तो सर क्यूए में तो यूज नहीं हुआ रहेगा ना। हेलो। और सर ये खर्चा होने के बाद वर्किंग कैपिटल का खर्चा हो रहा है 1 जुलाई। तो सर डेट के बेसिस पे ही देखोगे तो वर्किंग कैपिटल तो नाम ही हमको पसंद नहीं था, बट चलो आपने बोला नाम नहीं देखने का, लेकिन सर डेट देख के तो उसको सारा साइड में रखते नहीं। ये तीनों लोन को मैं लेगा, इसके बेसिस पे कैपिटलाइजेशन रेट यूज करेगा, वो रेट को 100 पे मारेगा फॉर 12 मंथ्स, 300 पे 12 मंथ्स, 200 पे 12 मंथ्स, बिकॉज 1 अप्रैल को ये सब खर्चे हुए। हाँ अगर ये डेट अलग अलग होता अलग अलग करता, बट 1 अप्रैल को ही हुए। ये तीनों पे 1 अप्रैल पे जो भी 12 महीने के लिए करेगा वो टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, उसको छोड़ के बैलेंस इंटरेस्ट पीएनएल में चार्ज। जनरल बोरोइंग का नाम देख के अपना दिमाग लगाने का, जनरल बोरोइंग का डेट देख के डेट डेट के साथ मैचिंग करने का। सर ऐसा थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, जो पैसा 1 साल पहले लिया वो अभी कैसे खर्चा हो सकता है, और जो पैसा खर्चा होने के 3 महीने के बाद लिया वो तो कंसिडर ही होना चाहिए नहीं चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ये तो एक साथ ही हुआ है मैडम, ये तो एक ही साथ हुआ है। देखो मैं जितना बोल रहा हूं उसके आगे घर का एजम्पशन नहीं डालना है, डेटा उतना ही है। और मैंने डेटा जानबूझ के ऐसा दिया है कि तुम्हारे दिमाग को 2 बार 3 बार शॉक लगे, बोले ये ऐसा कैसे बोल रहा है, ये ऐसा कैसे बोल रहा है, यही डेट यही ऐसा ऐसे कैसे। समझना चाहते हो लॉजिकली ये तो? पक्का। कंपनी ए, कंपनी बी, दोनों का क्वालिफाइंग एसेट में एक मशीनरी है, दोनों सेम टाइप ऑफ मशीनरी बना रहे हैं, दोनों सेम टाइप ऑफ मशीनरी बना रहे हैं। कंपनी ए के पास 25 करोड़ है, कितना है, लेकिन मशीनरी को पूरा बनाने के लिए 50 करोड़ लगेगा, बराबर। तो कंपनी ये बोलता है कि देख बैंक में 25 करोड़ पड़ा है, लेकिन मशीनरी के लिए तो 50 करोड़ लगेगा, और ये बैंक में जो 25 करोड़ पड़ा है ये तो वर्किंग कैपिटल वाला 25 करोड़ है, टू बी यूज इन द बिजनेस, बराबर है। तो कंपनी ये क्या करता है, इमीडिएटली 50 करोड़ का लोन ले लेता है और फिर मशीनरी पे खर्चा करना शुरू करता है। मस्ट मैचिंग, लोन मैचिंग विथ खर्चा ऑल्सो, डेट वाइज मैचिंग, हाँ या ना? क्यों नो मैडम? यस, व्हाई नो? मेरे एग्जाम्पल में यस, 50 करोड़ का लोन लेके ही मैं खर्चा कर रहा हूं मशीनरी में, तो मेरे एग्जाम्पल में वही यस। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मेरे एग्जाम्पल में तुमको पैसा आया और पैसा गया, मस्ट डेट वाइज मैच भी होता है। तुम बोलेगा कैपिटलाइज करने दे, बराबर है। हाँ कंपनी बी, उसका सीएफओ थोड़ा स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। वो बोलता है देख 25 करोड़ मेरे पास पड़ा है, 25 करोड़ मेरे पास पड़ा है, इसका जरूरत मेरे को आज से 1.5 महीने के बाद है। हाँ मशीनरी पे भी एक साथ अभी पूरा 50 करोड़ चाहिए नहीं, तो एक काम करते हैं, ये 25 करोड़ मशीनरी में यूज करते हैं, बराबर। 1.5 महीने के बाद 25 करोड़ की जरूरत पड़ेगी बिजनेस के लिए, और मशीनरी में और 25 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, तो 1.5 महीने के बाद 50 करोड़ का लोन लेता है। अभी तुम क्या बोलेगा कंपनी बी को, ये तेरा लोन का डेट तो पीछे है, तूने खर्चा तो पहले करना चालू किया है। हाँ तो बराबर है, मैंने खर्चा पहले करना चालू किया है। यस, तुम एक चीज नहीं समझ रहे हो, और सर अभी भी जो 50 करोड़ का लोन लिया उसमें सर 25 तो नॉर्मल बिजनेस के लिए लिया है और 25 ही मशीनरी के लिए लिया है।
ये बोलना ही गलत है। पूरा का पूरा 50 मशीनरी के लिए ही लिया है, पूरा का पूरा 50 मशीनरी। सर लेकिन सर मशीनरी में तो भी 25 की जरूरत थी, बराबर है। बिजनेस का 25 उसने मशीनरी में डाला ताकि इंटरेस्ट कॉस्ट बचे, और फिर 50 लेके वो 50 में से 25 बिजनेस में डाला और 25 मशीनरी में डाला। तो तुमको फीलिंग में क्या आता है कि खाली वो जो 25 डाला मशीनरी में वही लोन है, काहे को पूरा 50 ही मशीनरी के लिए है। मैं मेरा कैश मैनेजमेंट में इंटरेस्ट कॉस्ट को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? तो जो कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर रहा है तुम उसको पिनलाइज करेगा क्या? बोला अभी तेरे को 25 करोड़ रुपए कैपिटलाइज करने देगा, पहले वाले 25 पे नहीं देगा, वो खर्चा तूने पहले किया है। ऐसा करेगा क्या? हेलो, ऐसा करेगा? सेम लॉजिक। सर लेकिन लोन बहुत पहले लिया रहेगा तो आज से 2 साल पहले, तो भी सेम लॉजिक। बोला सर क्यों? तुमको क्या, तुम क्या चाहते हो? 2 साल पहले वाला लोन लिया रहेगा, तुम क्या चाहते हो? कंपनी पहले उसके पास जो पैसा पड़ा रहेगा वो पैसे से उस लोन को रीपे करे, और फिर तुम्हारे ये खर्चा दिखाने के लिए नया लोन लेवे, तो तुमको मजा आएगा? हाँ, खाली तुमको खुश करने के लिए, देख ये पे किया अब नया लिया, तब ये पे क्यों करूं? ये 2 साल पहले लिया था, सस्ते रेट पे लिया था, अब ये पे करके नया लेने जाऊंगा तो रेट भी महंगा पड़ेगा, और जो पे करने का और लेने का जो कॉस्ट है एडिशनल कॉस्ट होगा। तो मैं इतना सब क्यों करूं? ये पे नहीं करता हूं, इसके पास, इसका तो मेरे पास टाइम है और ये इधर यूज करता हूं। हेलो, पैसा पैसा होता है। हाँ, उसका डेट से, उसका नाम से कोई फर्क पड़ता? मतलब क्या याद रखने का तुमको सबसे पहला? विल ऑलवेज बी कंसिडर टू बी अप्लाइड फॉर irrespective ऑफ डेट ऑफ, और दूसरा कुछ भी नाम से हो, सारे जनरल बोरिंग्स और जनरल बोरिंग वर्किंग कैपिटल बोल के, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के उसको साइड में छोड़ने का। बैठ रहा है दिमाग में? हेलो, तो आज के बाद लोन का नाम देख के सीरियस नहीं होने का। लोन का और ये अपने हिसाब से डेट टू डेट वाला मैचिंग तो करने का ही नहीं। हाँ, डेट टू डेट वाला मैचिंग करने का ही। लेकिन सर देखो ना, इधर ये 600 का टर्म लोन है, ये मस्त 300 200 100 के साथ मैच होता है। इधर नॉन क्वालिफाइंग एसेट के अंदर भी कोई मशीनरी हो सकता है जो डायरेक्टली खरीद के इंस्टॉल किया रहेगा। हेलो, कॉन्सेप्ट समझ रहा है? पक्का? यस। ये याद रहेगा तुमको, मतलब कि ऐसा करके लिखना चाहोगे कि तुम्हारा फोटोजेनिक मेमोरी है?
कंप्लीट किया ऑल ऑफ यू? यार ना, सर जो आपने लॉजिक दिया ना वो 25 करोड़ का एग्जाम्पल का, कि हम्म, बाद में वो लोन लेते तो हाफ उसमें डाइवर्ट करते हैं। तो मेरा डाउट इधर था कि जो 1 जुलाई को लिया है, और एक्सपेंडिचर जैसे आपने बोला ना 1 अप्रैल को हो गया है, हम्म। तो इधर वो लॉजिक कैसे बैठा है? मतलब अगर इफ यू ऑलरेडी स्पेंड दैट अमाउंट, तो मतलब इज इट लाइक क्रेडिट पे ले रहे हो और समथिंग? ऐसा नहीं होता ना बेटा, मेरे पास अभी पैसा है बिजनेस वाला, वो बिजनेस वाला हाँ, पैसा इसमें यूज कर दिया मैंने। राइट। फिर 2 महीने के बाद बिजनेस में पैसा चाहिए तो लोन लिया मैंने। ओके। अब मेरे को पता ऑप्शन वन, मैं बिजनेस वाला पैसा यूज नहीं करूँ और लोन ले लूं, तो तेरे को खुशी मिलेगी ना 1 जुलाई की जगह पे 1 अप्रैल को। नहीं बट फिर, बराबर ना? हाँ हाँ, राइट। तो बट देन फिर इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा कंपनी का। राइट, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, तो मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ किस चीज का लोन का पर्पस नेम है, वी आर जस्ट डाइवर्टिंग जो भी कैश अवेलेबल है वही बिजनेस पॉइंट पे। लिखा है ना मैंने इधर, हाँ। वही और करना सर, है। यस। तो 1200 हम कैपिटलाइज करेंगे ना बेसिकली इस एग्जांपल में, अब रेट के लिए? बेटा 1200 के बेसिस पे कैपिटलाइजेशन रेट ढूंढेंगे, 1200 हाँ, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। राइट राइट। मतलब मंथ वाइज वो कैलकुलेशन इस टोटल पे करेंगे ना? एब्सोल्युटली। ओके। या। एग्जाम्पल 2 लिखो, इस बार डेट दिया है। तो ऐसा क्यों करता है? अच्छा, तो फेयर बनाएगा ही नहीं। रफ में, अच्छा एग्जाम्पल फेयर में नहीं लिखेगा, बाद में। बताओ इस एग्जाम्पल में और पहले वाले एग्जाम्पल में फर्क क्या है? The last one is 1st 12 2008 plan 2। किधर प्रॉब्लम है? डेट में प्रॉब्लम है? क्यों? अच्छा, प्लान 2 नहीं दिख रहा है?
बराबर। अच्छा इधर दिख रहा है, उधर क्यों नहीं दिख रहा है? वापिस चला गया? अभी आया? कैपिटलाइजेशन रेट ढूंढोगे और कितना क्या होगा वो करोगे, फिर ये तो फेयर में ही करो। मैक्सिमम क्या होगा? कट होगा ना, हाँ। यह सबने पक्का? जरा चेक करें अभी। यस। आता है 10.86 अप्रोक्सीमेटली, 85 समथिंग समथिंग आता रहेगा। तो 10.86 अप्रोक्सीमेटली। तो प्लांट वन पे 19.91 के आसपास, प्लांट टू पे 7.24 के आसपास, फैक्ट्री पे 16.29 के आसपास। सो टोटल 76 में से 43.44 कैपिटलाइज होगा और बैलेंस पीएनएल में जाएगा। हेलो, गलत हुआ? क्या गलत किया मैडम?
पहले का 12 महीने था, दूसरे का 6 महीने ही था ना। काउंट करने का मैडम किसी को पता नहीं चलता है। तुम जैसा लास्ट प्रॉब्लम जैसा किया वैसे ही बाकी सबने ऐसे ही आया। यस, कोई टेंशन इसमें? ये तो फेयर में ही किया तुमने, यही इसी तरह से, कोई टेंशन? मतलब ये ऐसा क्वेश्चन में तुम एकदम एक्सपोर्ट हो गया है। कर लेगा पक्का? यस, कर। एग्जाम्पल 3 कर। अरे सॉरी 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 सॉरी। अभी, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अभी इतना ही है, अभी भी नहीं दिख रहा है। चलो, तुम लोगों का जो तकलीफ हो रहा था डेट का ना, इस बार डेट निकाल दिया क्या? कुछ लोग डेट में मिस्टेक कर लेते हैं ना।
मजा आया ना, है ना? हाँ। क्या बोलता है? आंसर आ गया तेरा? कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन? डिस्कस करे या करे डिस्कस? सबसे पहला तो 400 स्पेसिफिक टू प्लांट वन है, उस पे 10% 40 आएगा, वो 40 तो प्लांट वन में कैपिटलाइज होगा। हाँ, लेकिन प्लांट वन में टोटल खर्चा 500 का हुआ है, मतलब प्लांट वन में 100 इज फ्रॉम जनरल, फैक्ट्री का 300 इज फ्रॉम जनरल, प्लांट टू का 500 इज फ्रॉम जनरल, बराबर है। और जनरल बोरोइंग में दो ही है, 12% लोन एंड 19% लोन। हाँ, क्या तुमने उसका कैपिटलाइजेशन रेट निकाला? कितना आया? ऐसा कुछ? यस और नो? 13% आता है। अब तकलीफ ये है कि मैं प्लांट वन में 40 तो कैपिटलाइज कर देगा, उसका टेंशन। फिर जो 100 है, 100 पे 13 अप्लाई करेगा। कैलकुलेटर है हाथ में? रखो जरा। 100 पे 13 अप्लाई करेगा तो 13 आएगा। हाँ, 13 को एम प्लस करो। फिर 300 जो फैक्ट्री का है उस पर भी 13 अप्लाई करेगा तो 39 आएगा, उसको भी एम प्लस करो। फिर 500 जो प्लांट टू का है उसमें भी 13 अप्लाई करेगा तो 65 आएगा, उसको भी एम प्लस करो। 65 प्लस 39 प्लस 13, 117, ये कैपिटलाइज होगा, जबकि इंकर खाली 91 ही हुआ है। हेलो, इंकर 91 ही हुआ है और आप कैपिटलाइज कर रहे हो 117। ये तो हो नहीं सकता। व्हाट यू कैन कैपिटलाइज इज मैक्सिमम व्हाट यू हैव इंकर, बराबर। तो सर अब करने का क्या? बहुत सिंपल है। क्या किया देखो, ये समझ में आता है क्या किया। ये 100, 300, 500 क्या है? एक्सपेंडिचर इंकर्ड। सो आइदर 91 को 100, 300, 500 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, या 91 को ये 13, 39, 65 क्या है? क्या है सर? ये वही इंटरेस्ट है जो हम, कितना 13% आया था, 17% आया था अपने को, कितना? 13% करके अप्लाई कर रहे थे, तो पहले पे 13 आया था, दूसरे पे 39 आया था, तीसरे पे 65, और इसका टोटली 117 आ रहा है। तो सर इसी रेशियो में 91 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो 10.11, 30.33, 50.56 आएगा। टोटल 91 कैपिटलाइज हो जाएगा। यस, तो आइदर इट कुड बी द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट व्हाट यू आर एक्चुअली गेटिंग, और इट कुड बी रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर। मेरी बात मानो, सुनो मेरी बात। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर अवॉइड करो। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, सर क्यों ऐसा? क्योंकि ये तो इस क्वेश्चन में ये दोनों मैच होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर डे वन पे था। अगर एक्सपेंडिचर अलग अलग दिन पे रहेगा तो देन दैट एक्सपेंडिचर हैज टू बी द वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर पीरियड वाइज। उतना सब तुमको याद रहेगा। बेटर तुम इंटरेस्ट वाइज ही करो ना, कि भाई 13% अप्लाई करके पीरियड वाइज कितना इंटरेस्ट आया, अच्छा ये इंटरेस्ट आया, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हेलो, समझ में आ रहा है? कोई टेंशन? कुछ लोगों को डाउट था ना सर ऐसा एक्स्ट्रा कैसे आ सकता है, डाउट सॉल्व हुआ?
तो सॉल्यूशन तुमने खुद कर लिया है, कॉपी करना चाहोगे? करना चाहोगे या क्या बोलता है? ये वाला तो करना पड़ेगा, मतलब पहले वाला नहीं किया? सही वाला, अच्छा। इतना किया? यही है वो। इसको ऐसा लिखना चाहोगे? ये यही है, और इधर लिखने का अवॉइड, क्योंकि इधर कैसा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो शुड बी पीरियड एडजस्टेड, वो तुम करो ना करो, इंटरेस्ट हमेशा। कर लिया? कोई टेंशन? मतलब अब कैपिटलाइजेशन रेट और बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज सब कर सकोगे? यस? नहीं बोल रहा अभी भी? हाँ बोल रहा, नहीं बोल रहा है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच अराइजेस इज कि सर ये कैपिटलाइजेशन रेट कैसे ढूंढने का, वो तो समझ में आ गया। यस, कैसे उसको अप्लाई करने का वो भी समझ में आ गया। हाँ, स्पेसिफिक में तो कोई टेंशन नहीं है, नेट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है। सर ये बताओ, कैपिटलाइजेशन किस दिन से शुरू करने का, किस दिन से शुरू करने का, और किस दिन तक कंटिन्यू करने का, या किस दिन तक वो करने का और उसके बाद उसको बंद कर देने का, मतलब सीज कर देने का। when to start capitalization, when to cease capitalization. yes? बोला सर स्टार्ट किया सर, जिस दिन से लोन लिया उस दिन से स्टार्ट, ऐसा नहीं है।
कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा when three conditions are satisfied as per Ind AS 23. When should one commence capitalization? Three conditions to be satisfied. सबसे पहला क्या लिखा है? Expenditure is incurred for, तुम्हारे जेब से खर्चा जाना चाहिए, खर्चा होना चाहिए. दूसरा क्या लिखा है? Borrowing cost should be incurred. और तीसरा क्या लिखा है? Activities are in progress. Could be administrative, technical, physical, construction activity. कुछ भी. Administrative रहेगा तो भी चलेगा, technical रहेगा तो भी चलेगा, physical रहेगा तो भी चले. कुछ ना कुछ activity into progress होना चाहिए. तीन कंडीशन जिस दिन पहली बार सेटिस्फाई होंगे, तीन कंडीशन जिस दिन, उस दिन से कैपिटलाइजेशन कमेंस होगा. उस दिन से कैपिटलाइजेशन कमेंस होगा. बोला सर एक्सपेंडिचर शुड बी इंकर्ड. सर सबसे बेस्ट पार्ट क्या मालूम है सर? एक बार खर्चा किया ना हमने, हाँ, तो ये कंडीशन तो ऑलवेज सेटिस्फाइड है. 5 लाख का खर्चा किया, एक्सपेंडिचर इंकर्ड. उसने ये नहीं बोला कितना एक्सपेंडिचर इंकर्ड, वो सिर्फ ये बोल रहा है एक्सपेंडिचर शुड बी इंकर्ड. बराबर है. तो एसेट अगर 1 करोड़ का भी है, तुमने 2 लाख भी खर्चा किया, एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड. यस. दूसरा क्या बोलता है? बोरोइंग कॉस्ट शुड बी, सबसे इंपॉर्टेंट है ना. हाँ, मालूम पड़ा तुमने बोरोइंग कॉस्ट लिया, बोरोइंग किया ही नहीं है. अभी जब बोरोइंग किया ही नहीं है तो कमेंस कैसे करोगे? उस पीरियड में खर्चा लगा रहेगा तो कैपिटलाइज करोगे ना, खर्चा ही नहीं लगा तो कैसे कैपिटलाइज करोगे? तीसरा क्या बोलता है? एक्टिविटीज आर इन ब्रैकेट में कुड बी एडमिन, टेक्निकल और फिजिकल. हमेशा कंस्ट्रक्शन बोलेगा तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगा सर जरूरी. बहुत बार कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो कोई कुछ काम ही नहीं करता रहता है. बोला क्यों? बोला क्योंकि इंजीनियर डिजाइन बना रहा है. दिस इज कॉल्ड एज टेक्निकल एक्टिविटी इन प्रोग्रेस. बहुत बार ऐसा होता है इंजीनियर का डिजाइन बन गया है, उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन चालू हो नहीं रहा है. तो सर क्यों ऐसा? क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फाइल सबमिट की होती है, उनसे अप्रूवल चाहिए तभी खुदाई चालू हो सकती है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस. हेलो, एक्टिविटी डज नॉट मीन ओनली फिजिकल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. कॉन्सेप्ट समझ रहा है? अब ये वर्ड एक्सपेंडिचर का तुम्हारे शीट में डेफिनेशन भी दिया है. बोलो बोलो, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? बोलो रे बाबा, बोलो. पेमेंट ऑफ कैश, फिर ट्रांसफर ऑफ एसेट. इसका मतलब एक्सपेंडिचर कुड बी आइदर इन कैश और इट कुड बी इन काइंड. यस. और assumption of interest bearing liabilities. assumption of interest bearing मतलब ऐसा लायबिलिटी तुमने अज्यूम किया या रिकॉग्नाइज किया जिसपे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ये तीन में से कुछ भी हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर इज. समझ रहा है कॉन्सेप्ट? पक्का? हेलो, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए इसको. अपना दोस्त आया नहीं है लेकिन उसकी कंपनी तो है ना. हाँ, गोइंग कंसर्न. हाँ, राम लिमिटेड. बराबर है. राम लिमिटेड एक प्रोजेक्ट कर रहा है जिसके लिए लैंड खरीदा उसने. बोलो क्वालिफाइंग, नॉट क्वालिफाइंग? लैंड क्वालिफाइंग, नॉट क्वालिफाइंग? नॉट क्वालिफाइंग. प्लानिंग यही है, इस लैंड पे बिल्डिंग बनाएगा. बिल्डिंग बनने को 2 साल लगेगा. बोलो क्वालिफाइंग, नॉट क्वालिफाइंग? इसमें तो कोई टेंशन. बराबर. अब बिल्डिंग बनने को 2 साल लगेगा. बोलता है कुछ भी काम चालू करने से पहले नारियल फोड़ेंगे. होता है ना कि नहीं होता है? तो दशरथ नारियल लेके खड़ा ही था. बोला अभी फोड़ते. वहां कॉल आया. दशरथ कॉल. बोला कौन? बोला मम्मी है. बोला हाँ मम्मी. बोला बेटा
तेरी कुंडली ज्योतिषी को दिखाई है, ज्योतिष बोलता है कुछ भी नया काम ये बंदा करना नहीं चाहिए फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, राहु कालम चल रहा है इसका। कुछ भी नया काम किया तो ग्रोथ नहीं डी ग्रोथ हो जाएगा। तो 2 महीने तक कोई भी नया काम करने का, नारियल लेके खड़ा ही था बेचारा, और और नहीं फोड़ा। बोला 2 महीने कुछ नहीं करते, 2 महीने कुछ नहीं करते, नारियल लेके खड़ा था 1 जून को, 2 महीने कुछ नहीं करते, तो मतलब 1 अगस्त, 1 अगस्त नारियल फोड़ दिया, बराबर 1 अगस्त नारियल फोड़ दिया। अब लोन तो तुमने 1 जून को ही ले लिया था, लोन तो तुमने 1 जून को ही ले लिया था, मतलब कहना है से बोरोइंग कॉस्ट इज इंकर्ड, हाँ या ना? यस। अब बोरोइंग कॉस्ट तो इंकर हो गया, खाली बोरोइंग कॉस्ट इंकर होने से काम होता है क्या? एक्टिविटी प्रोग्रेस में है क्या? एक्टिविटी प्रोग्रेस में है क्या? बस नारियल फोड़ा 1 अगस्त को और लोग काम करना शुरू कर दिया। देर वर्किंग, कुछ ना कुछ काम कर रहे। अभी लैंड है तो पहले उसको साफ करेंगे, ये करेंगे, हाँ हाँ वैसा। अब बताओ कब से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए? कौन से? बोरिंग कॉस्ट इंकर हो गया, हाँ सर 1 अगस्त को इंकर हुआ है, बराबर है। एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस है, हाँ सर 1 अगस्त से प्रोग्रेस है। एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है, वर्कर आगे इज नॉट एक्सपेंडिचर इंकर, क्या सीखा है एक्सपेंडिचर इंकर में? हाँ मतलब, हाँ मतलब ठीक है मतलब, हाँ तो तुम्हारा स्टाइपेंड 1 महीने के बाद मिलता तो इंटरेस्ट के साथ देता हो, लाइन तो नॉन क्वालिफाइंग है, तुम ही तो बोला। किसी को पेमेंट नहीं किया, अभी तो वर्कर आके खाली साफ सफाई कर रहे जमीन पे, उसको पेमेंट किया ना, लैंड का पैसा दिया उसको। तो इज लैंड अ क्वालिफाइंग एसेट? तुम बोलो क्वालिफाइंग एसेट है तो करते हैं, बोलो। फिर लोन इज टेकन, तो बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड है, 1 जून से बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड है, लेकिन कंडीशन के लिए तो सब कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। हाँ तो 1 जून से लोन है, 1 अगस्त से एक्टिविटी है, एक्सपेंडिचर कब से? 1 अगस्त से एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है? पेमेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ एसेट और एजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी। 1 अगस्त को तीनों में से कुछ भी नहीं किया है बेटा, लोन लिया है, एजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी का मतलब क्या बेटा? इसका मतलब तूने किसी से सामान मंगाया कंस्ट्रक्शन का, और ये सामान क्रेडिट पे मंगवाया, बराबर है, तो भी तू बोलेगा एक्सपेंडिचर इज नॉट इनकर, क्योंकि मेरे जेब से पैसा नहीं गया, लेकिन ये इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी है, जितना लेट पैसा देगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी डज नॉट मीन लोन। इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी मतलब इस खर्चे के रिलेटेड इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी। हेलो, हाँ 5 लाख का मटेरियल चाहिए, 5 लाख का कैश दे दिया, एक्सपेंडिचर इनकर हो गया, हाँ या ना? तुम्हारे पास स्टॉक में 5 लाख पड़ा था, वो उठा के तुमने डाल दिया इधर, ट्रांसफर ऑफ एसेट हो गया। हाँ, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने सप्लायर से 5 लाख का माल मंगवाया, सप्लायर से 5 लाख का माल मंगवाया ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट जिसपे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंडिचर इज स्टिल नॉट इनकर्ड, तेरे जेब से पैसा नहीं गया, तेरे जेब से पैसा नहीं गया है, तेरे जेब से खर्चा नहीं हुआ है, बट अगर वही इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी है, इट इज एज गुड एज तेरे जेब से पैसा गया, क्योंकि उस पर भी इंटरेस्ट भर रहा है। हेलो, और ये वर्कर के साथ तो प्रॉमिस है कि तुमको 1 महीने के बाद पगार मिलेगा, तो इनको पगार करता है मैं 1 सितंबर को। अब बोलो, अब बोलो, कुछ नहीं काम करने का उनको। लैंड मैडम तुमको क्या लगता है
लैंड खरीदो तो जो भी लैंड रहता है उसमें सब पार्टी रहता है, ऐसा डायरेक्ट बिल्डिंग बनेगा? नहीं, साफ सफाई कर रहे हैं, वर्कर अपने ही लेके आते हैं, फावड़ा विडो लेके आए हैं, वो झाड़ भी रहे, ग्रास भी रहे, उसको निकाल रहे हैं। अब बोलो, अभी क्या सोचेगी? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा है? यस, तो यू शुड अंडरस्टैंड एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो तू पूरा 6 महीने के क्रेडिट पे काम कर रही है, हाँ, खर्चा अक्रू, बुक्स में अक्रू हो रहा है। एक्सपेंडिचर ओवर ईयर डज नॉट मीन एज पर अकाउंटिंग, एक्सपेंडिचर ओवर ईयर मीन एज पर इंड AS 23। तो बुक्स में तो तू अक्रू करके बताएगी, लेकिन तेरे जेब से एक पैसा भी नहीं जा रहा, तो तेरा एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है। और जब तेरा एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं है तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता है। हेलो, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लास्ट बेंच, आर यू गेटिंग दिस? दे देना, बट दे दे तू, दे दे ना, किधर है, दे दे, चलेगा, 500 दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, देन साइकिल 1 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे तू कर सकता है। लेकिन जो लोग वो काम करते हैं ना, उनको इंड AS 23 नहीं पता होता है ना। और तू एक वर्कर को 500 देगा तो बाकी सब भी मांगेगा ना, उसको ही क्यों दिया? है ना, चीजें उधर पॉलिसी के हिसाब से चलती है ना, इंड AS 23 के लिए नहीं चलती ना। देख, नॉर्मली ऐसा होता भी नहीं है, खर्चा हो ही जाता है, मैं कुछ ना कुछ सामान मंगा ही लेगा, उसका पेमेंट कर ही देगा नॉर्मली। लेकिन मेरे को एग्जाम्पल ऐसा क्रिएट करना था कि तुम एरर करो और तुमको मैं बता दो कि भाई एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है। तुम जो अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर समझते हो अक्रू वाला, वो नहीं है इधर, वो नहीं है। समझो तुम्हारा सप्लायर एकदम तुम्हारा यारी जिगरी, एकदम यारी है, हाँ, 2 साल का तुमको क्रेडिट दे रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम उससे क्रेडिट पे सब माल मंगवा रहे हो, और वर्कर को तुम पेमेंट कर नहीं रहे हो, वो भी कुछ बोल नहीं रहे। तो देन फ्रॉम इंड AS 23 पर्सपेक्ट, तेरे जेब से पैसा ही नहीं गया ना। अगर तेरे जेब से पैसा ही नहीं गया, तेरे जेब से गया ही नहीं पैसा, तो बोरिंग कॉस्ट का ही कब है? लोन वाला पैसा तो और किसी काम के लिए गया, इधर तो गया ही नहीं। लॉजिक समझ रहे हो? हेलो, कोई टेंशन? हेलो, समझ में आ रहा है? यस। अब समझो, 1 सितंबर को पैसा दिया तो कहने से 1 सितंबर को तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो बोरिंग कॉस्ट कब से चालू करेगा? कब से चालू करेगा बोलो? 1 सितंबर से करेगा। हाँ, इसमें तो कोई टेंशन नहीं, पक्का? अच्छा, अब समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। समझो, एक खर्चा 1 सितंबर को किया, एक खर्चा, दूसरा खर्चा 1 दिसंबर को किया, हाँ, इधर 1 लाख खर्चा किया, इधर 4 लाख खर्चा किया, और तुम्हारे पास जनरल बोरोइंग है 5 लाख, जनरल बोरोइंग है 5 लाख, बराबर है, और इसका कैपिटलाइजेशन रेट है 10%। तो बोरोइंग कॉस्ट कैसे ढूंढोगे? बोरोइंग कॉस्ट कैसे ढूंढोगे? इस पे इंटू 10% इंटू 7/12, 7/12 ना, और ये 4 लाख पे 10% इंटू, कोई टेंशन? ये लॉजिक एकदम क्लियर है? हाँ, ये ऐसे ही होना चाहिए। देख के बताओ, हेलो, हाँ या ना? हाँ या ना? अब आ रहा है ट्विस्ट। 1 सितंबर से एक्सपेंडिचर इंकर हुआ, स्पेसिफिक बोरोइंग है 5 लाख का, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बताओ, बोरोइंग कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज करोगे? बोलू मैं? बोलू मैं?
देखो जनरल बोरोइंग में तो कैपिटलाइजेशन रेट और पीरियड से होता है, स्पेसिफिक में ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक में इट इज किस दिन सेटिस्फाई हो गया, 1 सितंबर सेटिस्फाई हो गया तो पूरे 5 लाख लोन पे 10% इंटू 7/12 कितना आता बताओ? 7/12 है भारत माता, 29 167 बराबर है। लेकिन सर अपन ने तो 1 सितंबर को 1 लाख ही डाला था। स्पेसिफिक बोरोइंग में ये नहीं देखने का कितना डाला था, जिस दिन स्पेसिफिक बोरोइंग में बोल दिया इस दिन से कैपिटलाइज कर सकते हो, उस दिन से नेट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करो। क्या कैपिटलाइज करो? लेकिन सर हमने पूरा 5 लाख नहीं किया था, मालूम है, माइनस इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। 5 लाख में से 1 लाख यूज हुआ है, इसका मतलब 4 लाख तुम्हारे पास फ्री पड़ा था। ये 4 लाख फ्री पड़ा था फॉर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर 1 दिसंबर में तो यूज हो गया। सो इट वाज फॉर 3 months। सम रेट क्वेश्चन हैज टू गिव मी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट क्या रेट पे है। लेट्स से क्वेश्चन बोलता है इट इज एट 7%, तो 4 लाख इंटू 7% इंटू 3/12 कितना होता है? एग्जैक्ट 7,000 नहीं आता है? यस 7,000, ये 7 माइनस करेगा 22,167 में कैपिटलाइज करेगा। जनरल और स्पेसिफिक में यही फर्क है। जनरल में जब जब खर्चा होता है वो पीरियड वाइज कैपिटलाइजेशन होता है। स्पेसिफिक जिस दिन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया उस दिन से पूरे पीरियड पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ खर्चा कब कब किया। स्पेसिफिक में खर्चा कब कब किया वो देखते हैं, खाली स्पेसिफिक में नेट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं। सो इवन इफ अगर आपने कुछ खर्चा बाद में किया है तो उतने पीरियड के लिए अगर पैसा आपके पास फ्री पड़ा था तो किधर ना किधर टेम्पररी इन्वेस्ट किया रहेगा, उसके इनकम को हम माइनस कर देते। हेलो, समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? ये डिफरेंशिएशन ध्यान में रहेगा, ये डिफरेंशिएशन ध्यान में रहेगा। बस फिर क्या बोलता है, व्हेन शुड वी सस्पेंड कैपिटलाइजेशन? सर सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड का मतलब कैंसिल नहीं होता है, टेम्पररी स्टॉपेज को सस्पेंशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड बोलता है अगर आपके एसेट का एक्टिविटीज जो इन प्रोग्रेस है वो अगर स्टॉप हो जाता है, इफ द एक्टिव डेवलपमेंट गेट्स स्टॉप, तो आपको सस्पेंड करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको करना पड़ सकता है। बोला सर इसका मतलब क्या? मैं बताता हूं ना, देख एक बार तूने लोन ले लिया ना तो बोरिंग कॉस्ट का मीटर चालू है तो वो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगा। एक बार एक दिन खर्चा कर दिया तो खर्चा तो हमेशा खर्चा हो गया, वो भी कंडीशन चालू रहेगा। एक ही है, एक्टिविटी शुड बी इन प्रोग्रेस। सर तो क्या एक बार खोदने का काम चालू हो गया तो सर फिर चालू ही रहेगा? नॉट नेसेसरी। हो सकता है आप बीच में ये काम रोक दो। रोकने के पीछे नॉर्मल रीजन भी हो सकता है, एबनॉर्मल रीजन भी हो सकता है। सर नॉर्मल रीजन मतलब क्या? रेनी सीजन है, हैवी रेनफॉल है, मेट का फोरकास्ट है नेक्स्ट 15 दिन तक, इट इज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। कुछ भी मस्ती करोगे कंस्ट्रक्शन का, मालूम पड़ा तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो हैवी रेनफॉल, यस, तो तुम बोलेगा जान दे भाई ऐसे मस्ती करते तुम 15 दिन के लिए कुछ नहीं करते हो। दिस इज नॉर्मल। क्यों? क्यों नॉर्मल? क्योंकि ऐसे टाइम पे तुम क्या कोई और होता तो भी कुछ नहीं करता था। तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल चीज की वजह से अगर तुम्हारा एक्टिविटी प्रोग्रेस में नहीं है तो कैपिटलाइजेशन शुड कंटिन्यू, बट लेट्स से इट इज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। सर एबनॉर्मल रीजन मतलब क्या? वर्कर लोग कब से बोल रहे थे पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ, तुमने पगार नहीं बढ़ाया, वर्कर लोग स्ट्राइक पे चले गए, काला पट्टी बांध के बैठे, स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। तुम समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? यस, ऐसा सिनेरियो इज एबनॉर्मल। तो फिर सर कब तक सस्पेंड करने का? जब तक वो काम रुका हुआ है। से स्ट्राइक 2 महीने तक है तो 2 महीने तक सस्पेंड कर देने का। यस, 2 महीने तक it would not be capitalized, and if it won't be capitalized then it would be charged to P&L. कॉन्सेप्ट समझता है? yes, when should you cease capitalization? capitalization कब cease होगा? when should you cease capitalization? स्टैंडर्ड बोलता है when the asset is
substantially completed. When the asset is, sir, what do you mean by substantially completed? Sir, substantially completed का मतलब क्या? Substantially completed का मतलब तुम्हारे perspective से it is as good as completed. तुम्हारे perspective से it is as good as, तुम्हारे perspective से, तुम्हारे perspective से, तुम्हारे perspective से कंप्लीटेड. सर लेकिन वर्ड लिखा है सब्सटेंशियली. हाँ, वो उसने एग्जांपल में ऐसा दिया है कि तुम्हारा एसेट बन गया है, डेकोरेशन बाकी है, तो हम बोलेंगे इट इज सब्सटेंशियली. तुम समझ रहे हो ना, डेकोरेशन को वैसे भी अपन ध्यान देते हैं, तो अपने लिए तो इट इज एज गुड एज कंप्लीटेड. बड़े बड़े एसेट्स में, बड़े बड़े एसेट्स में ट्रायल रन्स रखते हैं, टेस्ट रन्स बोलते हैं. जब तक टेस्ट रन्स नहीं होते हम ये नहीं बोलते इट इज completed. और let me put it in a proper word, जब तक ट्रायल रन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होते, जब तक ट्रायल रन, जब तक ट्रायल रन, जब तक ट्रायल रन, तब तक हम ये नहीं बोलेंगे इट इज कंप्लीट. कॉन्सेप्ट समझ रहा है? यस. अब आता है, बहुत बार क्वालिफाइंग एसेट पार्ट्स में बनता है. किस में बनता है? पार्ट्स में बनता है. तो अगर क्वालिफाइंग एसेट पार्ट्स में बनता है तो फिर कैपिटलाइजेशन, अगर वो पार्ट बन गया है तो उस पार्ट का कैपिटलाइजेशन सीज करने का या कंटिन्यू करने का. एग्जांपल ले लो. बिल्डर एंड रिफाइनरी. बराबर, एक तरफ बिल्डर है, एक तरफ रिफाइनरी. बिल्डर 3 बिल्डिंग बनाने वाला है. कितना बिल्डिंग? लेकिन वो फेज वे में बनाने वाला है. कौन से वे में? फेज वे में. यस. अब ये 3 बिल्डिंग के लिए, ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए उसने लोन लिया, पूरे प्रोजेक्ट के लिए. यस. पहला बिल्डिंग 2 साल में बन जाता है, फुल कंप्लीटेड. दूसरा बिल्डिंग 50% बना है, 50 बाकी है. तीसरा बिल्डिंग 10% बना, बट पहला बिल्डिंग बन गया. तो वैसे ये तो पूरा प्रोजेक्ट 3 पार्ट में, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3. बिल्डिंग 1 2 साल में बन गया, तो क्या 2 साल के बाद बिल्डिंग 1 पे कैपिटलाइजेशन सीज करने का या नहीं करने का? स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपका क्वालिफाइंग एसेट पार्ट्स में बन रहा है, जो पार्ट बन गया है, अगर वो पार्ट केपेबल है ऑफ इंडिपेंडेंट यूसेज, केपेबल है ऑफ, तो तुम उस पार्ट पे सीज कर देने का. अभी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरा बन गया है, इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट यूसेज. लोगों को आप बेच सकते हो, लोग रहने आ जाते हैं, लोग रह रहे हैं. इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट यूसेज. इस पे सीज कर दो, बाकी 2 पे कंटिन्यू करो. बराबर है? और 1 साल के बाद ये दूसरा बिल्डिंग भी बन जाता, तीसरा 50% तक है. अब क्या करूं मैं? दूसरे पे सीज कर दो मतलब, और तीसरे पे कंटिन्यू करो, बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट यूसेज. अब उसी के जगह पे रिफाइनरी, याद है हमने रिफाइनरी डिस्कस किया था. लो, CDU, VDU, यूनिट 3, यूनिट 4, कंट्रोल टावर, स्टोरेज टैंक्स, याद है? हेलो, हाँ, स्टेडियम. बराबर है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू पाइप्स. बराबर है? यस. लेट से तुमने CDU बना दिया और VDU बना दिया, ये 2 बन गया, बाकी सब चल रहा है. कैन आई सीज कैपिटलाइजेशन? क्यों नो? क्योंकि सर CDU, VDU by itself are not independently capable of usage. They can be used only once entire refinery is ready. जब तक पूरा रिफाइनरी रेडी होता नहीं है, तब तक कोई भी पार्ट अगर कंप्लीट भी हो जाता है, इट इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट यूसेज. कॉन्सेप्ट समझता है? हेलो, देखो, ईच पार्ट इंडिपेंडेंटली केपेबल ऑफ यूज,
cease for that part completed. If it is not independently capable of use, continue capitalization till the entire asset is, मतलब रिफाइनरी के केस में तुम्हारा सब बन गया, टैंक्स बन गया, सब बन गया, खाली पाइप से कनेक्ट नहीं किया, नॉट केपेबल, सब पे कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक पाइप से कनेक्ट होके उसका ट्रायल रन सक्सेसफुल नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर? दो चीजें डिस्क्लोज करनी है डिस्क्लोजर में, कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया एंड व्हाट इज कैपिटलाइजेशन रेट। ये होगा इन केस ऑफ जनरल बोरिंग, इन केस ऑफ जनरल बोरिंग। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? हेलो, मैंने इंड AS 23 का पूरा थियोरी कंप्लीट कर दिया विथ एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, एक बार रिव्यू करो, किसी को किसी पॉइंट पे कुछ डाउट है क्या? उसको एबनॉर्मल बोलेंगे, एबनॉर्मल। ऐसा नहीं होता है, मतलब सी अर्थक्वेक आना इज एबनॉर्मल है, रेनफॉल आना इज नॉट एबनॉर्मल, या हेवी रेनफॉल आना इज नॉट एबनॉर्मल। नहीं, नॉट नेसेसरी। कोविड में हर्ट हुई थी लेकिन एबनॉर्मली ट्रीट किया था। इवेंट क्या है वो देखना है तुम। बारिश गिरना नॉर्मल है, हेवी रेनफॉल गिरना भी नॉर्मल है, बराबर है, यस, लेकिन अर्थक्वेक आना नॉर्मल नहीं है। मटीरियलिटी को कंसीडर करते हुए इग्नोर कर सकते, मटीरियलिटी को कंसीडर करते हो, मटीरियलिटी। बिल्डिंग ना, जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्यों? लैंड तेरे सबसे क्वालिफाइंग एसेट है, तो फिर हाँ, क्या दिखाएंगे? हाँ हाँ हाँ, बराबर है। हिसाब 7 उधर भी बताएगा। तेरा एंट्री सुन, ए, बारिश आना नॉर्मली है, ऑड मंथ्स में आ गया तो तुम एबनॉर्मल ट्रीट कर सकते, देन इट इज एबनॉर्मल। हाँ, प्रोवाइडेड कंट्री लाइक इंडिया की बात कर रहा है। अभी देख, बहुत ये जो तू बोल रहा है ना, ये बहुत ही वेग हो जाता है। क्यों वेग हो जाता है? तू देखेगा तो बेंगलुरु में आए दिन बारिश होता रहता है, इवन इफ देयर इज नो मानसून। ये मालूम है? मालूम है, बेंगलुरु में जिस दिन टेम्परेचर 25 के ऊपर चला जाता है ना, कि भाई आज 27-28 हो गया गर्मी, उस दिन शाम को बारिश गिर जाता है। यस, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैं वेग इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि अपने को स्कूल में पढ़ाया गया था मॉनसून सीजन मतलब जून से सितंबर। तो स्कूल ने बेचारे ने गलत नहीं पढ़ाया था। हाँ, नेचर, मदर नेचर ने भी यही बोला मैं जून से सितंबर में ही बारिश डालेगा, लेकिन ह्यूमन इतना ग्रीडी है, इतना ग्रीडी है, इतना बड़ा डॉट है, उसकी भूख ही खत्म नहीं होती है, उसने मदर नेचर का टोटल मदर सिस्टर कर दिया। तो मदर नेचर ने भी अभी वो पीरियड बदल दिया है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? मेरे को बताओ। यस, मेरे को बताओ, लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज अक्टूबर नवंबर में भी बारिश आ रहा था। हाँ, आई रिमेम्बर दिसंबर फर्स्ट वीक में भी मैं छतरी लेके, मतलब
बाहर निकलना पड़ा। बोला क्या यार दिसंबर में कोई छतरी लेके निकलता है क्या यार? बोला क्लाइमेट दिसंबर में तो शुड बी, आई एम टॉकिंग ऑफ मॉर्निंग 7 का लेक्चर, और ऐसा मैं छतरी लेके निकला। मैंने क्या नॉनसेंस यार, मतलब वो मस्त ठंडा में ऐसा निकल। सी मॉर्निंग लेक्चर आई एंजॉय ड्यूरिंग दैट विंटर सीजन। वो क्लाइमेट एकदम, मुंबई में इट इज नॉट वेरी कोल्ड बट इट इज मस्त ऐसा प्लेजेंट होता है, मतलब ऐसा निकलने को मजा आता है। उधर में ऐसा बारिश में से सो थोड़ा वेग हो जाता है, बट इफ्स एंड बट्स के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं केस टू केस बेसिस। हाँ ना, वो डिपेंड करता है कि इज द अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटी ओनली फॉर्मेलिटी। इफ इट इज ओनली फॉर्मेलिटी तो इंजीनियर सर्टिफिकेट पे काम कर लो। इफ इट इज नॉट द फॉर्मेलिटी देन यू हैव टू वेट जब तक नहीं होता। मतलब अथॉरिटी हैज राइट कि भाई नहीं ये जो तुमने बनाया इसको तोड़ दो, मतलब पूरा नहीं, ये वाला पार्ट तोड़ दो, या इसमें और ये बढ़ाओ और बढ़ा दो इधर तो ही बराबर दिखता है। लाइक आई विल टेल यू, those who are into smelting business, metals को स्मेल्ट करते हैं, yes, उधर they have a machine called as, अभी मेरे आंखों के सामने मशीन आ रहा है, नाम मेरे आंखों से निकल गया। मतलब वो इतना हाईएस्ट लेवल ऑफ उसमें हीट रहता है, तुम कुछ भी डाल दो ऐसा जुप करके पिघल जाएगा वो। हाँ उसको क्या बोल, बॉयलर्स। हाँ मतलब नाम मशीन मेरे को दिख रहा था ऐसा कि ऐसी होता है। हाँ बॉयलर्स। अभी बॉयलर्स के केस में देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, देर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वेर यू हैव इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर। जहां आपका बॉयलर बनने के बाद इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर विल कम एंड इंस्पेक्ट, एंड जब तक उसने इंस्पेक्शन में ओके नहीं किया तुम बॉयलर के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। एंड इंस्पेक्टर हैज वेरी ह्यूज पावर, क्योंकि बॉयलर ऐसा है कि उसको लगेगा कि ये डेंजर हो रहा है तो इट में गिव यू सर्टेन चेंजेस और वो आपको करना ही पड़ेगा। यस तो उस केस में जब तक उससे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हम नहीं बोलेंगे इट इज सीज। और किसी को कुछ? अच्छा बस गेज करो कौन है। दो लोग हैं, नहीं हरदीप नहीं, एक तो तुमको पता ही होगा। यस अनुश्री। Uh, Sir, I wanted to ask that when we say that a qualified asset is ready for use, does it mean that the trial run has been successful? Yes, उसके बाद ready to put to use always means after trial run successful. Okay, okay. Thank you, sir. Yeah. Yes, Arnav. तो एक छोटा सा ही डाउट था, वो अजम्पशन तेरा ऑफ बेटा तेरा डाउट छोटा ही रहता ना बच्चा, तेरा डाउट बड़ा कभी रहता है। हाँ ठीक बोल। है। अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटी जो है पॉइंट, हाँ तो इन केस लाइक अगर हम ऐसे क्वेश्चन में केस लिया लाइक दे हैव गिवन क्रेडिट बट ऐसा कुछ इम्प्लाइड नहीं है तो इट इज इंटरेस्ट। नेवर एन इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी। ओके, सो स्पेसिफिकली दे हैव टू मेंशन द एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके सर। एंड इंटेंडेड यूज भी हम डिस्कस करेंगे ना सर, जो स्टार किया था हाँ लास्ट क्लास हमने इंटेंडेड यूज स्टार किया वो था। डेवो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा बेटा, अभी तुम्हारा ओके मेच्योरिटी आया नहीं है। ठीक है ठीक है। हाँ ही इज कमिंग ऑन संडे इसने बोला। मैं तेरा सब समझ गया, लेकिन तू मेरा बात समझ, ऐसे कैसे मैं एक फीमेल स्टूडेंट को बोलूं
You come to the lecture. Hope you understand. I can pass a general statement that if possible, you all can come. I cannot speak to a male student है तो मैं उसमें मेरे को टेंशन ऐसा फीमेल स्टूडेंट को आई टेलिंग यू प्लीज कम टू द लेक्चर मतलब बस क्या यार आई होप यू अंडरस्टैंड क्या क्या चल क्या रहा है ये हाँ क्यों क्यों इतना मतलब तेरे को उसको बुलाने का है और इसको मालूम भी आई थी और ये तो ट्रैक रख रहा है डेट के साथ बट वो इतना डाउट नहीं पूछती है मतलब आज आएगी तो पूछेगी ऐसा हेलो इज माय वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आप होमवर्क करोगे हाँ ये इलस्ट्रेशन 2 ये आप होमवर्क करोगे क्या करोगे होमवर्क अपने हिसाब से आंसर लाओगे और आंसर मैच करने की कोशिश करोगे मेथड मैच नहीं करना है सर लेकिन मेरा मेथड और उसका मेथड में फर्क है वो रहेगा ही इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर भी पूछ दीजिए चाहिए तेरे को 305 पे इलस्ट्रेशन 3 भी आप होमवर्क करोगे एक स्पेसिफिक बोरोइंग का एक जनरल बोरोइंग का बराबर चलो इलस्ट्रेशन 4 पढ़ो अच्छे से सब लोग और बताओ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कमेंसमेंट डेट पूछा है पढ़ा 15 मई को क्या है मतलब बोरोइंग कॉस्ट इज इंकर्ड 2 जून को क्या है टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस मतलब एक्टिविटी इन प्रोग्रेस 19 जून को क्या होता है एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड और 18 को कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है अब बताओ किस डेट को हम कमेंसमेंट डेट बोलेंगे और उस दिन से हम कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे 19 जून पक्का पक्का 19 जून बराबर है 19 जून क्वेश्चन 2 सब लोग पढ़ो और मेरे को इधर ही कैलकुलेट करके दो कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है
ढूंढ लिया। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये था ना कि कैपिटलाइजेशन रेट डायरेक्टली मिल जाता है। कितना परसेंट मिलता है? 11%। तो फिर ये 2,50,000 पे 11% कितने पीरियड के लिए? 9 months। और 3 लाख पे 4 months, कितना आया? 31,600। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं तो डर ही रहा था। लिखना चाहोगे या नहीं? किधर भी लिख तो लो। कर दिया? ऑल ऑफ यू क्लोज करे? यस। चलो विल क्लोज फॉर द डे। तुम लोगों को यह समझना है कि नेक्स्ट लेक्चर अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करके सब खत्म करेंगे। एंड साथ में तुम लोग इन डेज 2 एंड इन डेज 16 इसके प्रिंट आउट निकालना शुरू कर दो और लेके आ जाओ। 2 is inventory, 16 is property, plant and equipment. Getting this? Thank you very much. हाँ सोहम। हेलो सर, वो हम्म। कल बोला था ना इंडेल का स्पेशल पॉइंट। हाँ, किसी से अरे तू यार लेक्चर खत्म होने के बाद याद दिलाया। किधर है यार? हरदीप गया देखो। तू लेक्चर खत्म रुक 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 रुक। नेक्स्ट लेक्चर पहले बताना प्लीज।